कुछ हेडिंग था क्या? कुछ हेडिंग था नहीं? लिखेंगे हेडिंग। क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। कारण नहीं, कारक। तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट को कई चीज प्रभावित करता है, जिसमें सबसे पहला है बाहरी दाब का प्रभाव। बाहरी दाब का। अब यहाँ पर ये जो हेडिंग आप लिखे हैं बाहरी दाब का प्रभाव, पहले आप इस बात को समझिए कि बाहरी दाब के प्रभाव से क्या मतलब है। जैसे मान लो कि एक बर्तन है और एक छोटा सा टुपिया है, उसमें पानी रखा हुआ है, और ये नॉर्मल अर्थ सरफेस यहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो बताइए इस अर्थ सरफेस पर इस पर प्रेशर कितना लग रहा होगा बाहरी दाब? 1 atm। यानी इस 1 atm बाहरी दाब पर हम अभी इस पानी को खौलाना चाह रहे हैं, बॉईल करना चाह रहे हैं। एक ये स्थिति हुआ। दूसरा आप एक ये कीजिए, इस पानी को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर लेके चले जाइए। किलो 2 किलोमीटर ऊपर लेके चले जाइए, जहां पर बाहरी दाब यहाँ की तुलना में थोड़ा कम होगा। तो बताइए यहाँ जब 1 atm है, तो वहां पर ले जाएंगे तो हो सकता है 0.5 atm। यानी अभी इस पर बाहरी दाब लग रहा है 1 atm। पहाड़ पर हम लेके जाएंगे, ऊंचाई वाले जगह पर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर जो दाब लगेगा वो क्या लगेगा? मान लेते हैं 0.5 atm। अब आप क्या कीजिए, इसको आप धरती के नीचे ले जाना शुरू। जैसे जैसे धरती के अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे दाब बढ़ेगा, जैसे जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे दाब घटेगा। और यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है वो कितना एटीएम है? 1 atm है। तो हम इसी पानी को उबालना चाहते हैं एक बार 1 atm वायुमंडलीय दाब पर, यानी नॉर्मल वायुमंडल में। एक बार इसको उबालना चाहते हैं धरती के ऊपर थोड़ा ले जाके, जहाँ पर बाहरी दाब 0.5 atm है। और एक बार इसको उबालना चाहते हैं हम धरती के ले जाकर, जहाँ पर वायुमंडलीय दाब मान लो 1.5 atm। यानी कुल कितने कंडीशन में हम वेपर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे? 3। बेहतर होगा कि हम इसको थोड़ा ग्राफिकली समझें, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ। देखो ये सब चीज़ ग्राफ से थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। ग्राफ पर ही वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। इस तरफ हम लोग रखते हैं टेम्परेचर को, और इस तरफ हम लोग रखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हाँ देखिए, हम यहाँ पर बाहरी दाब लेते हैं, बार लेते हैं,
धरती के ऊपर जब हम गए थे तो बाहरी दाब घटा था। एक एटीएम नीचे आएगा या ऊपर? एटीएम से नीचे आएगा 580। धरती के ऊपर जब हम गए तो दाब घटा, ये समझ रहे हैं आप? दाब घटा तो एक एटीएम से कम तो नीचे ना आएगा। ग्राफ पर ये भले नीचे दिख रहा है लेकिन ये काम होगा कब जब हम धरती के ऊपर रहेंगे, मतलब नॉर्मल अर्थ सरफेस से ऊपर रहेंगे। और यदि हम अर्थ के नीचे, अर्थ सरफेस से नीचे जाने लगे तो वैसी स्थिति में बाहरी दाब बढ़ेगा। तो ये ऊपर दिखाना पड़ेगा 1 पॉइंट। पहले आप इसका एक बार 0.5 एटीएम बाहरी दाब पर हम काम करेंगे, एक बार 1 एटीएम पर काम करेंगे, एक बार 1.5 एटीएम। अब मान लो कि कोई भी एक द्रव है, जैसे मान लीजिए कि इस बर्तन में एक द्रव है। इस बर्तन में जो द्रव है, बताओ इसका कुछ ना वेपर प्रेशर तो होगा, अपना कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा, अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो उसको हम मान लेते हैं का वेपर प्रेशर ये है। अब जरा बताइए कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ना शुरू होगा, और ये वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ना शुरू करेगा तो ये सबसे पहले किसको टच करेगा? 0.5 एटीएम को। का मतलब ये है 0.5 एटीएम पर ये सबसे पहले बॉयल करेगा, इस पॉइंट पर। यदि आप बाहरी दाब 0.5 एटीएम लीजिए तो वैसी स्थिति में इसी जगह पर ये बॉयल कर जाएगा। यदि आप 1 एटीएम लिए, 1 एटीएम लिए, यदि मान लीजिए बाहरी दाब आप 1 एटीएम लिए, तब तो आपको और न गर्म करना पड़ेगा, तब ये 1 एटीएम को छुएगा। और जब गर्म करना पड़ेगा तब जाके ये बढ़ेगा का डाटा। बताइए सबसे पहले ये कब टच किया? 0.5 एटीएम। यहाँ से ये आप परपेंडिकुलर लाइन खींच, आपको ये मिला एक बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट कब मिला? जब आप 0.5 एटीएम पर, मान लीजिए कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये मान लो 80 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो अपने मन से माने हैं कुछ। अब बताइए, हम एक एटीएम की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ आया, ये मान लेते हैं कितना डिग्री से? 100 डिग्री से। क्या है कि ये तो ऊपर है तो ज़्यादा वैल्यू होगा, ये ऊपर ये चला गया है, ये हम मान लेते हैं कितना। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि द्रव एक के गो है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, 3 गो है। वाटर को यदि आप नॉर्मल अर्थ सरफेस पर गर्म करेंगे जहां का वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है, तो वो 100 डिग्री सी पर उबल जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया 100 डिग्री से, ये हम बढ़ा घटा सकते हैं अलग अलग इफेक्ट डाल के। यदि हम उसी पानी को बाहर पर लेके जाके गर्म करें तो वो 100 डिग्री सी पर नहीं बॉयल होगा, 100 डिग्री सी से कम में बॉयल हो जाएगा। क्या है? क्या है कि पहाड़ पर का जो बाहरी दाब है वो कम है और यहाँ का बाहरी दाब उससे ज़्यादा है। और यदि हम इसी पानी को धरती के नीचे लेके चले जाएं तो वो और ज़्यादा टेम्परेचर लेगा बॉयल होने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बाहरी दाब और ज़्यादा है। जितना ज़्यादा दाब उसके ऊपर लगता रहेगा इसको बॉयल होने में, उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही टेम्परेचर की इसको ज़रूरत पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यही बात समझ में? यहाँ से ये बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। यदि हम ये कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग है तो ये, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि नॉर्मल अर्थ सरफेस पर जल का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। या आप ये कह सकते हैं 1 एटीएम बाहरी दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है, ये पूरी तरह से सही बात है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सी। इस सामान्य क्वथनांक का मतलब ही होता है 1 एटीएम बाहरी दाब पर। कभी भी सामान्य क्वथनांक की बात करें तो बाहरी दाब वहाँ पर 1 एटीएम। यही बात समझ में? तो ये इसका पूरा बात है। अब प्रेशर कुकर वाले थ्योरी पर आते हैं, उसको समझो। ये ग्राफ समझ में आया सबको? तो पहले इसको लिखने वाला बात थोड़ा हम जो लिखाएंगे वो हम बोलते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि अलग अलग वायुमंडलीय दाब में एक ही द्रव का क्वथनांक अलग अलग क्या है, ऐसा क्या है?
बाहरी दाब ज़्यादा तो क्वथनांक ज़्यादा, ज़्यादा ना रे। बाहरी दाब देखो 1.5 ATM, क्वथनांक कितना है 120। बाहरी दाब जब 1 ATM है तो क्वथनांक 100 डिग्री सी, और बाहरी दाब जब 0.5 ATM 80 डिग्री। यहाँ से ये कहा जा सकता है कि अलग अलग वायुमंडलीय दाब में द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर कम वैल्यू एक्वायर करना पड़ेगा ना 1 ATM को या 0.5 में, तो जितना कम बाहरी दाब रहेगा उतना कम ही ना उसको एक्वायर करना पड़ेगा, कम पर ही उबल जाएगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं अलग अलग वायुमंडल के दाब में द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है। यदि वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा तो क्वथनांक भी ज़्यादा होगा, और यदि वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा। यहाँ से यह बात स्पष्ट होता है कि वायुमंडल के दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। ये बात समझ, ये सब बाद में हम लिख लेंगे, पहले आप इससे रिलेटेड थ्योरी समझिए। जब आदमी को ये बात समझ में आया ना कि ऐसा होता है, उसके बाद ही प्रेशर का निर्माण होगा। पहले लोग क्या करते थे, बर्तन में जब चावल पकाते थे, जनरली प्रेशर कुकर में चावल दाल यही सब ना बनता है, क्या होता था कि बर्तन खुला हुआ रहता था, इसमें हम पानी डाले, पानी में चावल का दाना पड़ गया। अब क्या है कि आप इसको आग पर चढ़ा दिए, आग पर चढ़ा दिए, पानी बॉईल होना शुरू हो, मान लीजिए पानी 100 डिग्री सी पर बॉईल हो रहा है, चावल के दाना को कितना टेम्परेचर मिल, 100 डिग्री सी, जो पानी का टेम्परेचर है वो चावल को मिल। अब आप क्या करते हैं, बर्तन को खुला छोड़ दीजिए और आग को थोड़ा बढ़ा दीजिए, हीट के अमाउंट को थोड़ा बढ़ा दीजिए, चूल्हा का लो थोड़ा तेज कर दीजिए। चूल्हा का लो तेज कर देने से क्या लगता है 100 डिग्री सी 150 डिग्री सी हो जाएगा? कभी नहीं होगा। एक्चुअल में जो 100 डिग्री सी टेम्परेचर को लिया वो बेवफा हो गया, हो गया कहाँ, वायुमंडल में। अब वो तुम्हारा टेम्परेचर ग्रहण करने के लिए बैठा हुआ बर्तन में नहीं है। जो बैठा हुआ है वो उसका टेम्परेचर या तो 100 डिग्री सी है, नहीं तो 100 डिग्री सी से थोड़ा बहुत कम है, खास करके ऊपरला परत वाला। अरे ये बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में आप कितना भी आंच बढ़ा दो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत होगा तो चावल नीचे बैठा रहेगा तो बेचारा जल जाएगा, चावल जल जाएगा, वो जल्दी पकेगा नहीं, वो जल जाएगा। इसलिए जल जाएगा कि वो पानी के थ्रू नहीं पका है, वो इस बर्तन के संपर्क में आ गया और बर्तन बहुत गर्म था, चावल को भी जला दिया। ऐसा प्राय होता भी होगा यदि आप लोग बनाते होंगे, चलिए देखे होंगे, कभी कभी चावल नीचे बैठता है तो जल जाता है। पटना में ये सब खेले हैं, हमको प्रैक्टिकल आइडिया है इस। अब सुनिए, अब इसी चावल को यदि तुम थोड़ा जल्दी पकाना चाहते हो तो तुम इस आंच को कुछ मत करो, ये जैसा चल रहा है चलने दो, इस पर एक ढक्कन डाल दो, पैक कर दो। पैक करने का मतलब प्रेशर कुकर। जैसे ही ये पैक होता है, अब जैसे पैक हुआ, देखो पैक नहीं था तो इसके ऊपर कितना एटीएम का प्रेशर लग रहा था, 1 ATM का, ये बॉयल हो रहा था 100 डिग्री से। अब जैसे ही तुम इसको पैक कर दिया, बाहरी वायुमंडल से इसका संपर्क खत्म हुआ, जो थोड़ा बहुत इसका वेपर बना वो वेपर बन के भी इसी में न रह गया। ये क्या किया, 1 ATM तो पहले से था ही, कुछ वेपर आया वो भी प्रेशर को और बढ़ा दे। अब देखते होंगे प्रेशर कुकर में प्रेशर बनता है तब ना सीटी मारता है, तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया। अंदर का प्रेशर जैसे ही बढ़ा तो ये लिक्विड 100 डिग्री सी पर बॉयल हो रहा था, वही लिक्विड अब 100 डिग्री सी पर बॉयल नहीं हो रहा है। यही लिक्विड अब जैसे मान लीजिए कि शुरू 1 ATM का प्रेशर, बाद में ये बंद होने के बाद 2 ATM हो गया या 5 ATM। तो आपको पता है जो मात्र 100 डिग्री सी टेम्परेचर को ग्रहण कर रहा था, वही चीज़ अब 150 200 डिग्री सी के टेम्परेचर को ग्रहण कर ले, और उतने आंच में उसको आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो ग्रहण करते जाएगा टेम्परेचर। और ऐसी स्थिति में चावल 100 डिग्री सी पर पके कितना पक रहा होगा, 200 डिग्री सी पर पक रहा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंटे को बढ़ा दिया है, हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता को ही बढ़ा दिया है वो प्रेशर। तो ऐसी स्थिति में इसका टेम्परेचर अंदर का बढ़ जाता है, और अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया तो जो चावल पहले 100 डिग्री सी पर पक रहा था वही चावल अब 100 डिग्री सी पर पक रहा है, तो दाल जल्दी। समझ में आया इसका थ्योरी क्या है? तो हम लोग आपसे कोई पूछे ना कि प्रेशर को खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो आप जो कल बोले थे ना कि प्रेशर के कारण खाना जल्दी पक जाता है, तो आप कहिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के कारण खाना जल्दी पक जाता है।
प्रेशर ही जिम्मेदार होता है टेम्परेचर को बढ़ाने का। खाना प्रेशर से नहीं, खाना टेम्परेचर से ही पकता है, लेकिन उस टेम्परेचर को राइज कौन करता है? कौन सा प्रेशर? बाहरी प्रेशर, जो इस जल के ऊपर या ऊपर के अंदर एक और चीज, आप लोग भी थोड़ा बहुत ये सब जाहिल वाला काम करते हैं, आपको सतर्क कर दे। इसमें एक सीटी लगा होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है प्रेशर कुकर होगा, प्रेशर दाम अलग अलग है। प्रेशर कुकर का दाम इस बर्तन के स्ट्रेंथ को देखकर कितना लोड ये ले सकता है। इस कहीं भी गैस यदि जमा हो रहा हो ना, तो एक प्रकार का बम है। यदि गैस जमा हो रहा हो तो एक प्रकार का बम है, और हम लोग पर सतर्क रहने, जैसे आप देखते होंगे हवा हवा भरने के लिए लगाया हुआ रहता है, पंप से भरते रहता है। कभी भी उसके आसपास में बैठना उठना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं बैठना चाहिए, या ऐसे लोगों से दोस्ती भी कम ही रखनी चाहिए जा सकती। ब्लास्ट होगा, फाड़ेगा, तो दुकान सहित आदमी को उड़ा देगा। लेकिन के लिए कुछ रहता है प्रोटेक्शन। लेकिन आदमी सब हरा शंख है, जैसे तुम लोग शंख हो, जैसे आप एक बताते। और जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रेंथ है, एक मजबूती तक उसको पैक किया, और यहाँ पर क्या किया, प्रेशर कुकर का सीटी देखते हो छोटा रहता है लेकिन वजनदार रहता है। अब प्रेशर बना, जितना वजन था, जितना इसका स्ट्रेंथ था, उसके हिसाब से उसका वजन रहता है। अब ये वजन जैसे प्रेशर ज्यादा होने लगेगा, बस ये तुरंत सीटी मार देता है। सीटी जो मार देता है तो हम लोग समझते हैं कि लग गया, अब चावल बन गया होगा, 3 सीटी अब दाल बन गया होगा, कुछ सही कंसेप्ट हम लोग पाले हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं एक अंदाजा हम लोग लगा लेते हैं कि ऐसा एक्चुअल में सीटी मारने के पीछे का ये कोई मकसद नहीं होता है कि चावल पक गया या दाल पक गई। सीटी मारने के पीछे का सीटी मारने के पीछे का रीजन होता है, एक्चुअल में बनाते बनाते आदत लग जाता है ना, आदमी को पता चल जाता है कि दिन एक सीटी मारा था ना तो कच्चे रह गया था चावल, 2 बार मरवा देते। दाल 2 बार में कच्चा रह गया था, 4 बार मरवा देते। तो वो होता क्या है ना कि बनाते बनाते एक आइडिया आ जाता है कि अच्छा 2 सीटी के बाद पका था, 3 सीटी के बाद पका था। कहीं से भी सीटी मारना खाना के पक जाने का द्योतक नहीं है। वो चीज है ही नहीं। एक्चुअल में जब प्रेशर हाई होता है तो उस स्ट्रेंथ को खत्म करने के लिए ये प्रेशर को रिलीज कर देता है। प्रेशर को रिलीज कर देता है तो फिर वो बर्तन सुरक्षित रह पाता है। अब एक आध गो इसमें क्या करता है, जो अभी बताए थे, जो वैरायटी जो रहा, क्या करेगा, यार तरीके का दबेंगे इस, दब कर रख ले रहेगा। समझ लीजिए आप आग से खेल रहे हैं यहाँ, यदि आप उसको दबाए, समझ लीजिए। और कभी कुछ लोग तो मान लो कि जैसे मान लो नीचे में प्रेशर कुकर रखा हुआ है, ये ना करके दबाएगा, मारेगा हाथ से ही तो मुंह तोड़ के उड़ा देगा। उसका ऊपर लिए ऊपरी सिरा ही जनरली ब्लास्ट होता है, क्योंकि ऊपर बगल वाला तो मजबूत रहता है, ऊपर वाला कमजोर रहता है। और उसका भी रीजन है कि कहीं बाय द वे ब्लास्ट हो तो ढक्कन उड़े, अगल बगल का लोग डैमेज होने से बच जाए। तो किसी भी कंडीशन में कितना भी धरफरी रहे, सीटी को दबाने का काम आप नहीं। एक 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 ध्यान इस बात का रखना है, खास करके लड़की लोग, तुम लोग को माथा भी कम होता है, तुम लोग को ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कितना भी धरफड़ी हो, सीटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। सुन रहे हैं आप? कितना भी धरफड़ी हो, सीटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। और दूसरा, एक टेक्निकल बात, सीटी जब गड़बड़ हो जाए तो या तो उसी ब्रांड का सीटी लगाइए, और नहीं तो प्रेशर कुकर को चेंज कर लीजिए। समझे हम क्या बोल रहे हैं? उसका कारण क्या है कि बाजार से कोनो सीटी ला के लगा दीजिएगा, हो सकता है उसके वेट में थोड़ा बहुत कमी ज़्यादा हो। नहीं समझे आप? जैसे पहला सीटी मान लीजिए 150 ग्राम का था, और अगला सीटी आपको दे दिया 300 ग्राम का, फिर तो आप दबाएं ना दबाएं, वो तो ऑटोमेटिक दब गया ना। तो वैसी स्थिति में इन सब चीज़ों पर आदमी को केयरफुल रहना चाहिए। बाकी आपकी अपनी ज़िंदगी है। कुछ लोग तो ज़बरदस्ती झूल जाते हैं। आप सिटी में एक एक सुसाइड करने का ये भी तरीका है। चलिए उतारिए तो इसको।
चलिए एरो दीजिए, लिखिए तो। अलग अलग वायुमंडलीय दाब में, अलग अलग वायुमंडलीय दाब में, अलग अलग वायुमंडलीय दाब में एक ही द्रव का क्वथनांक, अलग अलग वायुमंडलीय दाब में एक ही द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है। एक ही द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है। नेक्स्ट एरो। वायुमंडलीय दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। वायुमंडलीय दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। वायुमंडलीय दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट एरो। 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर 1 एटीएम 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर किसी भी द्रव के क्वथनांक को, किसी भी द्रव के क्वथनांक को सामान्य क्वथनांक कहते हैं। सामान्य क्वथनांक कहते हैं। सामान्य क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट एरो। जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। जल का सामान्य क्वथनांक, जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। समझ में आया कि पूर्ण रूप से सही बात क्या है? आप हम जो लिखे हैं उसको पढ़िए और आप जो बोले थे उसको पढ़िए, दोनों में अंतर है। आप बोले थे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है, हमने कहा जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री। हमने यदि ये कहा कि जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। क्लियर है? एक और लास्ट बात सुनिए, सुनिए पहले। क्वथनांक वह अधिकतम ताप है जहां तक आप किसी द्रव के ताप को माप सकते हैं। के बाद आप उसको माप उप नहीं सकते हैं। काहे नहीं माप सकते हैं? काहे कि क्वथनांक के बाद आप लिक्विड रहेगा, वो भाग जाएगा वाष्प बन के। देखेंगे, क्वथनांक वह अधिकतम ताप है, क्वथनांक वह अधिकतम ताप है जहां तक किसी द्रव के क्वथनांक को मापा जा सकता है। क्वथनांक वह अधिकतम ताप है जहां तक किसी द्रव के क्वथनांक को मापा जा सकता है। चलो रे, खड़े हो जाओ तुम। हाँ।
क्या पूछ रहा था कल? पी नॉट का मान पी एस से बड़ा, ये तुमको अभी तक नहीं समझ में आया है? कहाँ परेशानी है? क्लास में क्या करते हो? पढ़ाया गया है ना? हैं? उस दिन अब्सेंट था? तो इसीलिए पूछने गया था, तो बोलना चाहिए था कि अब्सेंट की। अब्सेंट काहे थे? उतले रह गया था? उतले रह गया था इसलिए तुम ऐसा क्वेश्चन किया था ना जो शरीर में आग लगा देगा हमको, यदि ये सब क्वेश्चन पूछोगे तो। जिस चीज़ को समझाने में एक पूरा क्लास हम लगाए हैं, उस चीज़ को जाके एक बार में पूछता है कि सर तनी हमरा समझा दीजिए नहीं, पी नोट बड़ा काहे होता है पी एस से, हमको फिर वो समझा दीजिए। सब नहीं होता है। क्लास रेगुलर किया कीजिए, और यदि इस तरह इस वजह से कि आप डिस्टर्ब हुए हैं या कोई भी किसी भी कारण से आप अब्सेंट किए हैं क्लास, मोबाइल रखते हैं? मोबाइल वो नहीं रखते हैं तो किसी से समझा कीजिए। पी नोट पी एस, पी नोट और पी एस में कौन बड़ा होता है और कौन छोटा? अब रट लो, पी नोट बड़ा होता है। एंड की हो तो कुछ पनिशमेंट ले रह गया तो आगे से सुतले नहीं ना रहोगे। ये कल पूछ रहा था कि पी नोट बड़ा काहे होता है पी एस से। हमको लगा कि यार क्या ही पूछ रहा है कि तुम यदि ये बात नहीं समझ रहे हो तो इस चैप्टर में कर क्या रहे हो यार, बैठे हुए कैसे हो? अब्सेंट नहीं होना है, आगे से बैठिए। और एक बार जब हम मना कर दें ना या इग्नोर कर दे तो दोबारा पूछने मत जाया कीजिए ऑफिस में, से मारो और खा जाओगे। लिखेंगे वाष्प दाब का प्रभाव, क्योंकि यदि क्वेश्चन बताने लायक नहीं रहेगा तो सही में हम नहीं बताएंगे। लिखिए वाष्प दाब का प्रभाव। पिछला बार हम क्या किए थे, द्रव एक ही था लेकिन वायुमंडलीय दाब अलग अलग। इस बार वायुमंडलीय दाब एक ही रहेगा लेकिन द्रव अलग अलग रहेगा, क्योंकि यदि द्रव अलग अलग रहेगा तो उसका वाष्प दाब भी अलग अलग होगा। और हम किसका इफेक्ट पढ़ रहे हैं? वाष्प दाब का। मतलब वाष्प दाब जिसका कम होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा तो उसका क्वथनांक क्या होगा, ये हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 3 बर्तन लीजिए, एक में जल ले लीजिए, एक में सरसों का तेल ले लीजिए, एक में पेट्रोल ले लीजिए। पेट्रोल तो थोड़ा खतरनाक होगा, पेट्रोल छोड़ दीजिए। फॉर्च्यून वाला कोई तेल, कोई दूसरा ऑयल ले लो, क्योंकि गर्म करने वाले हैं। गर्म करोगे पेट्रोल में आग पकड़ेगा, कुछ करने के लायक ही नहीं रहो। देखिए, ये हीटिंग हो गया है ना? देखो ध्यान से, यहाँ हम बाहरी दाब कितना ले लिए? 1 atm। 1 atm पर फिक्स कर दिए इसको हम। अब देखिए, 3 अलग अलग द्रव है, इधर हम लेते हैं वेपर प्रेशर को और इधर लेते हैं टेम्परेचर को। अब 3 अलग अलग द्रव हम लिए हैं, 3 अलग अलग द्रव लिए हैं तो उसका वेपर, जो उसका अपना वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। किसी का वेपर प्रेशर कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। मान लो हम 3 गो द्रव लिए और तीनों द्रव को इस तरह से दिखा दे। देखिए, 3 द्रव यहाँ पर लिया गया है, तीनों का डिफरेंट कलर यूज किया गया है, जो भी है लाल पीला हरा। अब बताइए, हम तीनों को गर्म करना शुरू करेंगे तो ये तीनों को गर्म करना शुरू करेंगे तो तीनों का ना वेपर प्रेशर चढ़ेगा। अब वेपर प्रेशर चढ़ना स्टार्ट किया तो बताइए, सबसे पहले हम इसको गर्म करते हैं, पहले इसको गर्म करते हैं, वो सबसे ऊपर वाले को। पहले आप ये बताइए कि ये जो उजला वाला, हम इसको 1 2 3 कह दें, ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है और ये लिक्विड 3 है। ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे तो ये इस तरह से टच करेगा इसको। अब जब हम इसको गर्म करेंगे, ये यहाँ जाके टच करेगा, और यदि हम इसको गर्म करें तो ये यहाँ जाके टच करेगा। अब बताइए, सबसे पहले कौन टच किया? सबसे पहले 1 atm को वो छुआ जिसका वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा है। प्रेशर पहले से ही ज्यादा है, बस थोड़ा सा टेम्परेचर दिए तो 1 atm को टच कर लिया, और 1 atm को जैसे टच किया बॉईल कर गया।
इसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम था, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा उसको टच करने के लिए, और यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। अब यदि हम इस लाइन को परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दें इसके नीचे, हम यदि इसको 100 डिग्री सी मानते हैं, तो ये निश्चित रूप से 120 या 110 होगा, और ये 80 डिग्री सी मान लेते हैं। आपने एक चीज देखा, आप देखिए इधर, अब थोड़ा पेन कहाँ चल रहा है आप इसको देखिए। लिक्विड 3 का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, लिक्विड 3 का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसका 80 डिग्री सी ना होगा। अब देखिए, लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर सबसे कम है, इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा हो गया। तो यहाँ से बीच वाले को तो समझाने का कोई जरूरत है ही नहीं। यहाँ से एक बात स्पष्ट होता है कि जिस द्रव का वेपर प्रेशर अधिक उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसका वेपर प्रेशर कम उसका क्वथनांक अधिक। अच्छा, एक बात बताइए, इस चीज को आप थोड़ा प्रैक्टिकली लीजिए। मान लीजिए कि आपके हाथ पर यहाँ एक बूंद खौलता हुआ पानी डाल दिया जाए, बस एक, ज्यादा नहीं, एक बूंद, इतना तो चलेगा। और इसी हाथ पर उसी के ठीक बगल में उसी वक्त एक बूंद खौलता हुआ सरसों का तेल डाल दिया जाए, कौन ज्यादा असर करेगा? सरसों का तेल ज्यादा असर करेगा। काहे? काहे कि सर खौल दोनों रहा है, लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर पर खौल रहा है। पानी का वेपर प्रेशर अधिक होता है सरसों के तेल से, पानी बॉईल कर जाता है 100 डिग्री सी पर, और ये जो सरसों का तेल है ये 150-200 डिग्री सी पर बॉईल करेगा। अब कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट हमको नहीं पता, लेकिन उससे तो ज़्यादा होगा ना जी पानी से। तो वैसी स्थिति में वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किए हुए है, अब उसको यदि आप लीजिएगा तो वो भयानक पेनेट्रेट करेगा आपके सिस्टम को, और ज़्यादा डैमेज करेगा, आपको क्षति करेगा। इसीलिए देखते होंगे कि कभी कभी इन लोग को खाना वाना बनाते वक्त हल्का भी छिटका पड़ता है तो फोका हो जाता है, जबकि खौलता हुआ पानी यदि पड़ जाए एक आध बूंद तो उससे फोका होगा नहीं होता है, क्योंकि उतना टेम्परेचर को आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं या हमारा बॉडी बर्दाश्त कर लेता है। तो उसका रीजन टोटली वेपर प्रेशर से संबंधित। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये चीज? तो सरसों के तेल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि सरसों के तेल का वेपर प्रेशर कम होता है। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। अब आप एक चीज़ देखिए, वायुमंडलीय दाब कम तो क्वथनांक कम, वायुमंडलीय दाब अधिक तो क्वथनांक अधिक। लेकिन यहाँ क्या है? उल्टा है। वेपर प्रेशर अधिक तो तो क्वथनांक कम, वेपर प्रेशर कम तो क्वथनांक अधिक। इसका मतलब है कि यहाँ उल्टा संबंध है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि एक ही वायुमंडलीय दाब में 3 अलग अलग द्रव का क्वथनांक अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों द्रव का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। और उस द्रव का क्वथनांक सबसे अधिक होगा जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम होता है। इस बात से यह स्पष्ट है कि वेपर प्रेशर के कम होने, किसी भी द्रव में वेपर प्रेशर के कम होने से क्वथनांक होता है। यानी उल्टा संबंध हो गया। अरे इसको समझ में आ रहा है कि जो हमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों समझ
लगातार जोड़ते चलेंगे। कलम पर हम लाइफ से लगातार जो होता है ना, बढ़े आगे। अब लिखिए इसका तीसरा और सब नहीं, पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख लो। लिखो तो नीचे रो देगा। लिखेंगे एक ही वायुमंडलीय दाब में, एक ही वायुमंडलीय दाब में तीन अलग अलग द्रव का, एक ही वायुमंडलीय दाब में तीन अलग अलग द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है। तीन अलग अलग द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है, कि उसका वाष्प दाब अलग अलग हो। उसका वाष्प दाब अलग अलग, का वाष्प दाब अलग अलग हो। एरो देंगे, लिखेंगे इस द्रव का वाष्प दाब सबसे कम होता है, इस द्रव का वाष्प दाब सबसे कम होता है, का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। द्रव का वाष्प दाब सबसे कम होता है, उसका क्वथनांक सबसे, तो हम कह सकते हैं कि, तो हम कह सकते हैं अलग अलग द्रव में, तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग द्रव में वाष्प दाब के कम होने, वाष्प दाब के कम हो क्वथनांक बढ़ता है, बढ़ता। कथा है यहाँ तक, थोड़ा इफेक्ट डालिए तो ये भी लगा देना है। क्या कुछ दिक्कत है? सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ेंगे। लिखेंगे ओरनसील विलय के मिलाने का प्रभाव। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कोई इफेक्ट हम पहले भी पढ़े, लेकिन ये बात पढ़े थे आप वाष्प दाब के लिए, आज पढ़ रहे हैं किसके लिए? क्वथनांक के लिए। ओरनसील विलय के मिलाने का छोड़ दें।